गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इक्वेशन आता है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिकली डिराइव करेंगे। मीन्स बाय यूजिंग द थर्मोडायनेमिक्स वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि उनको ये जेन्युइन जो कंटेंट है वो मिल सके। एक और पॉइंट्स है हमारा कि हम लोग अपने चैनल पर जो भी वीडियो बनाते हैं उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है ताकि आप तक जो भी कंटेंट पहुंचे वो एररलेस रहे, जिसमें कोई भी एरर ना रहे। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमको ऑस्मोसिस को समझना होगा। तो देखिए ऑस्मोसिस क्या है, इसको आप लोग आरओ का नाम सुने होंगे, जो कि वाटर प्यूरिफायर होता है आरओ। तो आरओ जो है उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसमें क्या होता है, बस ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसका रिवर्स प्रोसेस को उसमें कैरी करवाया जाता है, जिसके कि हमारा जो वाटर है वो प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑस्मोसिस पर। तो देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, ये कहता है द फेनोमेनन ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट towards the solution side through a semi permeable membrane is known as osmosis। मतलब ये जो एक चेम्बर है हमारे पास, इस चेम्बर के जो है ये दो चेम्बर है और दोनों चेम्बर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा करके सेपरेट किया हुआ है। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है, ये एक ऐसा जाली है, एक ऐसा कपड़ा है जिसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर सकता है और सॉल्यूट जो है वो पास नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये दो कंटेनर में, एक में सॉल्वेंट रखा हुआ है और एक में सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो जो सॉल्वेंट है वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन की ओर फ्लो करने लगता है कुछ हद तक, मतलब कुछ समय तक, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता है तब तक वो फ्लो करने लगता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन की ओर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा प्रेशर है जिसके कारण ये सॉल्यूशन चैम्बर की ओर फ्लो कर रहा है और ये तब तक फ्लो करता है जब तक कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जिसके कारण ये कुछ देर तक सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में फ्लो की ओर फ्लो करेगा, वही प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मतलब इसको अगर हम लोग रिवर्स वे में अगर कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सपोज कीजिए यहाँ पर हम एक पिस्टन लगाए हैं और इससे इतना प्रेशर हम यहाँ अप्लाई करें जिससे कि ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है सॉल्यूशन चैम्बर में होना बंद हो जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि जब ये हमारा सॉल्यूशन चैम्बर ओपन रहेगा तो एयर का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वेपर का प्रेशर होगा, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ एयर प्रेशर है। लेकिन उस एयर प्रेशर के बावजूद यहाँ से सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अवेलेबल है। तो वो प्रेशर को रोकने के लिए जितना हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें जिससे कि ये सॉल्वेंट का फ्लो होना रुक जाए सॉल्यूशन चैम्बर की ओर, वही एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है हमारा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर P लिखा हुआ है, तो ये जो P है इस सॉल्वेंट के ऊपर टोटल प्रेशर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है P प्लस पाई लिखा हुआ है। मतलब कि P जो इस सॉल्यूशन का जो अपना प्रेशर है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगा करके इसको इतना दिया जा रहा है कि ये सॉल्वेंट का फ्लो जो है सॉल्यूशन की ओर होने से रोक सके। दैट पाई इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब हम लोग अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मतलब ये दो चैम्बर है, चैम्बर A एंड चैम्बर B। ठीक है, चैम्बर A में सॉल्वेंट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और चैम्बर B में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, वेयर हम जो है कंपोनेंट 1 जो है सॉल्वेंट को डिनोट करता है और कंपोनेंट 2 जो है वो सॉल्यूट को डिनोट करता है। ठीक है, x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो मतलब कि किसी भी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो गिब्स फ्री एनर्जी है
उसको हम लोग डिनोट करने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज केमिकल पोटेंशियल। और केमिकल पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा उस पार्टिकुलर सब्सटेंस का केमिकल पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। दैट इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल, और टेक्निकली वी कॉल्ड इट एज गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चैम्बर ए है उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, चैम्बर बी में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो एनर्जी जो होता है गिब्स फ्री एनर्जी उसको डिनोट करने के लिए केमिकल पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग मानते हैं कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ वन, ठीक है, वन हो गया हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ए जो डिनोट कर रहा है वो चैम्बर को डिनोट कर रहा था। केमिकल पोटेंशियल ऑफ वन इन चैम्बर ए इज ग्रेटर देन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वन इन चैम्बर बी, ठीक है। इसी बात को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिखा है। तो ये क्या कह रहा है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ वन इज द कंपोनेंट सॉल्वेंट, ठीक है, जो है वो सॉल्वेंट चैम्बर ए में ज़्यादा है एज कंपेयर टू चैम्बर बी। इसका क्या कारण, अभी भी मैंने बताया कि जो केमिकल पोटेंशियल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है। तो दोनों चैम्बर में अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस लिया हुआ है, ठीक है, मगर सॉल्यूशन में क्या है कि कुछ स्पेस को सॉल्यूट पार्टिकल्स ने फिल किया हुआ है। इस सॉल्यूशन चैम्बर में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल ने फिल किया हुआ है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि उतना वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का घट जा रहा है। बट इस केस में प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ज़्यादा है, इसलिए इस वाले चैम्बर का केमिकल पोटेंशियल जो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए वो ज़्यादा होगा, ठीक है। बट जब वो हमारा इक्विलिब्रियम अचीव करता है, ठीक है, मतलब पहला बात तो हो गया हमारा कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्वेंट चैम्बर ए इज ग्रेटर देन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन चैम्बर बी। बट व्हेन ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, जब ऑस्मोसिस होना शुरू होता है, ऑस्मोसिस जब होना शुरू होगा तो क्या होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन चैम्बर में पास करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि व्हेन ऑस्मोसिस टेक प्लेस देन द प्रेशर ऑन द चैम्बर बी, जो चैम्बर बी यानी ये वाला चैम्बर का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस बढ़ रहा है तो ब्लैंक स्पेस जो है वो घटेगा, खाली जगह कम होगा, तो उसके कारण जाहिर सी बात है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, चैम्बर में प्रेशर इंक्रीज करके। एंड व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, जब यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो सकता है, या तो ऑटोमेटिकली इतना सॉल्वेंट फ्लो हो जाए कि दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाए, या फिर हम लोग मैनुअली क्या कर सकते हैं कि इसमें प्रेशर अप्लाई करके इक्विलिब्रियम को अचीव करवा सकते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन से यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा मतलब दोनों साइड का जो है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई भी मतलब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन चैम्बर ए इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन चैम्बर बी। मतलब अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव कर गया है, जब इक्विलिब्रियम में हमारा सिस्टम है तो केमिकल पोटेंशियल भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब कि इस वाले चैम्बर में सॉल्वेंट का जो केमिकल पोटेंशियल है और इस वाले चैम्बर में जो इस वाले चैम्बर में जो हमारा सॉल्वेंट का जो केमिकल पोटेंशियल है और इस वाले चैम्बर में जो हमारा सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स एट एन इक्विलिब्रियम कंडीशन μ1a इज इक्वल टू μ1b, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जब हमारा कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, दैट इज सिंस एट इक्विलिब्रियम μ1a इज इक्वल टू μ1b, ठीक है। तो अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग लिखेंगे μ1a एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर चैम्बर A इज इक्वल टू μ1b एट टेम्परेचर एंड P प्लस बाई प्रेशर। देखिए मैं एक बात यहाँ पर बताना भूल गया था, एक्चुअल में मैंने कहा था
कि जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, मगर वो जो होता है हमारा केमिकल पोटेंशियल इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी होता है, और एंड इट्स मोल फ्रैक्शन मतलब कंपोजिशन, मतलब जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, एंड केमिकल पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड इट्स कंपोजिशन, मतलब किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन और किस टेम्परेचर पर है किस प्रेशर पर है उस पर भी केमिकल पोटेंशियल जो है उसी का फंक्शन होता है, मतलब उसी के आधार पर उसका वैल्यू तय होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर μ1a, चूँकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग केमिकल पोटेंशियल मतलब केमिकल कंपोजिशन का बात नहीं करेंगे। जब सॉल्यूशन के अंदर हम लोग टॉकिंग करेंगे केमिकल पोटेंशियल का तब हम लोग कंपोजिशन का भी बात करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉकिंग कर रहे हैं आपका सॉल्वेंट सिंगल मॉलिक्यूल का, इसलिए हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो है इसका फंक्शन को हम लोग शो कर रहे हैं। केमिकल पोटेंशियल जो होता है, केमिकल पोटेंशियल वो तो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर निर्भर करता ही है, मगर केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो टेम्परेचर प्रेशर और जो है किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर भी निर्भर करता है, यानी कि उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा कि पार्टिकुलर एलिमेंट का क्या है कितना है किस कंपाउंड का उस सिस्टम में कितना अमाउंट अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि दैट इज टेम्परेचर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेशर को इसलिए कंसीडर कर रहे थे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। और अगर जब हम लोग आपका मान लेते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन के केस में बात करेंगे तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक हमारा सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। तो इस जब ये वाला कंडीशन हमारा आएगा तब वहाँ पर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन तीनों को कंसीडर करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को कंसीडर कर रहे थे इसलिए हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे थे, मगर अब जो है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीधे ध्यान में रखना है कि केमिकल पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन एंड केमिकल पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अ गिवन सिस्टम, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अपकमिंग सेशन में। तो यहाँ पर चलिए वहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया था अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम एक स्टेटमेंट नोट करेंगे। नाउ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट का जो केमिकल पोटेंशियल है इन द सॉल्यूशन चैम्बर, ये वाले चैम्बर में जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो जो होगा इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड इट्स कंपोजिशन दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ वन इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या है 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 दैट इज x1 पर डिपेंड करेगा, ओके। जब x1 पर डिपेंड करेगा तो ये हमारा केमिकल पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल लेंगे, ठीक है, टेकिंग डिफरेंशियल। तो इसका पार्शियल मोड में डिफरेंशियल लेंगे तो क्या होगा दैट इज d(μ1) इज इक्वल टू del ऑफ μ1 अपॉन, इसमें क्या करेंगे पार्शियली जो है अब इसको ये वाले लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट को कांस्टेंट रखते हैं। तो del mu ऑफ del t एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन दैट इज x1 इंटू dt। तो ये हमारा जो है एरर इन टेम्परेचर आया और दिस वन इज द पार्शियल डिफरेंशियल या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं जिसमें कि सिर्फ t के टर्म में ये डिफरेंशिएट हो रहा है और रेस्ट ऑफ द पैरामीटर हमारा कांस्टेंट रह रहा है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे p के टर्म में हम इसको सेम यूनिट लेंगे दैट इज del ऑफ μ1 अपॉन del ऑफ p एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू dp प्लस del ऑफ μ1 del of x1
at constant temperature and pressure into dx1, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिफरेंशियल मिल गया फॉर μ1 एंड μ1 इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट। और हम लोग जो है सॉल्वेंट चेम्बर में जो भी हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज फॉर चेम्बर बी, ठीक है। तो चेम्बर बी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन चेम्बर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज चेम्बर बी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, अब हम लोग मान ले, अब हम लोग ये सिस्टम में क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो है वो जीरो हो जाता है। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो हमारा ये वाला जो टर्म है ये पूरा जीरो हो जाएगा, दैट इज dμ1 बाई dt एट कांस्टेंट p इंटू x1 इंटू dt इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन नेम दे देते हैं, और ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला फर्स्ट इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 4, दिस वन इज इक्वेशन 5 एंड दिस वन इज आवर इक्वेशन 6, ठीक है। नाउ फ्रॉम thermodynamics, the chemical potential of solvent 1, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट 1। थर्मोडायनामिक्स से एक फॉर्मूला आता है केमिकल पोटेंशियल का, उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज μ1 इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू μ01 प्लस RT ln x1, x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड टेकिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, दैट इज del of μ1 by del of x1 at constant temperature and pressure। ये हमारा जो टर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, r एंड t इज कांस्टेंट, ln x1 का डिफ्रेंशिएशन 1 by x1 हो जाएगा, एंड दिस इज आवर इक्वेशन, एंड दिस इज आवर इक्वेशन 8, ओके। Again from thermodynamics, एक हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज del of μ1 अपॉन del of p at constant temperature and its mole fraction, that is x1, it is equal to v1, ठीक है, and it is almost similar to V01, ठीक है। ये जो V01 है दैट इज द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो V1 है ये वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 है, मगर ये जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये जो V01 है इट इज़ द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और ये V1 मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम लगभग बराबर मान सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको V01 कर दिए, दैट इज पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हालांकि ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, लेकिन यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन होने के कारण और सॉल्यूट का अमाउंट कम होने के कारण V1 इज नियरली इक्वल टू V01, ओके। एंड ये जो है हमारा इक्वेशन, इसको हम लोग 9 पुटअप करते हैं, देन आफ्टर 8, 9 और इसके पहले वाला जो इक्वेशन आया था इसको हम लोग पुटअप करेंगे इक्वेशन 5 में, जो कि हमारा डिफरेंशियल वैल्यू आया था डी म्यू का। चलिए अब हम लोग उसमें पुटअप करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 5 था, दैट इज dμ1 इज इक्वल टू del of mu by del t at constant p and its mole fraction into dt plus del of mu1
बाई डेल ऑफ P at constant T and its mole fraction x1 into dP plus del of mu1 by del of x1 into dx1 at constant T and P। अब इसमें ये जो तीनों इक्वेशन का जो वैल्यू आया था अलग अलग, उसको हम लोग यहाँ पर अब पुटअप करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है रिजल्ट। तो फर्स्ट जो हमारे पास जो रिजल्ट आया था दैट इज dt वाला टर्म हमारा कांस्टेंट था, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो dt हमारा 0 हो गया था। तो ये वाला पूरा जो टर्म था हमारा 0 आया था वैल्यू। एंड ये वाला जो वैल्यू आया था इसके लिए हम ये वाले टर्म के लिए हमारे पास जो वैल्यू आया था v1 नॉट बार आया था, एंड dp जो है एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस ये वाले टर्म के बदले हमारे पास आया था RT बाई x1 इंटू dx1। ठीक है, तो फर्दर इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा v नॉट बार dp प्लस dx1 बाई x1 को हम लोग d ln x1 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो ये हमारा जो है इक्वेशन, इसको हम लोग 11 दे सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से जो है इसमें फर्दर इक्वेशन नंबर डाल दीजिएगा। मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ इक्वेशन नंबर जरूर डालिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज डी म्यू ऑफ 1 के बराबर। ओके, देन आफ्टर जो है इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे और इसका जो एक्चुअल लिमिट है, मतलब जो इसका जो रेंज का लिमिट है, उसको हम लोग पुटअप करेंगे। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो डी ऑफ μ1 को इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू p टू p प्लस पाई के फॉर्म में। ठीक है, मतलब जो p जो प्रेशर रहेगा जब हमारा प्योर सॉल्वेंट में रहेगा, और जब सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा तो प्रेशर जब हमारा चेंज होकर p प्लस पाई होता है, तो इसलिए हम लोग p टू p प्लस पाई के लिमिट में डी μ1 को इंटीग्रेट करेंगे, वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे। इसका जो हमारा जो वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लगभग एक जैसा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नेग्लिजिबल है। तो v1 जो है हमारा v1 नॉट दैट इज कांस्टेंट, इसको बाहर लिखेंगे। और अगर हम चाहें तो ये बार को यहाँ से अब रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन आफ्टर dp, ये तो हमारा इंटीग्रेबल पार्ट है, फ्रॉम p टू p प्लस पाई प्लस RT हमारा बाहर आ जाएगा दैट इज कांस्टेंट, एंड ln x1 जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा d ln x1 विथ रेस्पेक्ट टू 1 टू x1। देखिए 1, अब ये वाले टर्म को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन चैम्बर क्या था हमारा, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का था, और सॉल्वेंट चैम्बर में सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेशर का था। ठीक है, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन p एंड p प्लस पाई के फॉर्म में आया था। तो जो हमारा इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा हमारा μ1 अंडर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन देयर लिमिट p टू p प्लस पाई v1 नॉट p, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो p प्लस पाई माइनस p प्लस RT, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो ln x1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो x1 का जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है ln x1 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा ln 1। ओके, इसका जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा μ1 एट अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कोमा p प्लस पाई माइनस μ1 टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर ये p कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन नहीं होगा, ये इक्वल का साइन होगा, इज इक्वल टू v1 नॉट पाई प्लस ln x1 का वैल्यू हमारा 0 होता है, तो RT लn 1 का वैल्यू 0 होगा,
तो ये वाला जो टर्म है हमारा ये 0 हो जाएगा और ये जो है एज इट इज़ ln x1 यहाँ पर पुटअप हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग एक इक्वेशन रिसीव किए थे जिसमें कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन μ1 एट t p प्लस पाई इज इक्वल टू μ1 t माइनस पी आया था। मतलब कि अगर वो इक्वल वाले साइन को इस साइड लेकर के आएंगे तो इस ये दोनों का जो है सब्ट्रैक्शन इट इज इक्वल टू 0 या, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का वैल्यू बराबर है अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये पूरे टर्म के बदले हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन आएगा ये हो जाएगा दैट इज 0 इज इक्वल टू v1 नॉट पाई प्लस आर टी एल एन एक्स पर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी मिक्सचर में जो मोल फ्रैक्शन होता है, ऑल कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस x2, 1 माइनस x2, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे तो ln x1 इज इक्वल टू ln 1 माइनस x2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, ये वाले टर्म को, ठीक है, एक्सपेंडिंग ln 1 माइनस x2 इन देयर सीरीज। इसका जो सीरीज एक्सपेंशन होता है मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो सीरीज का जो एक्सपेंशन पढ़ते हैं, तो इसमें जो है हम लोग वहाँ पर अगर जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो इसको बेहतर समझेंगे, और बट हम लोग केमिस्ट्री में वो ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो है रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। ये जो है अगर इस पार्ट को एक्सपेंड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस x2 माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 एक्स क्यूब, ऐसे ऐसे जो है ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ से जो ये वाला टर्म है इसका वैल्यू बहुत छोटा होते जाता है, जिसको कि हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं। मतलब कि ln 1 माइनस x2 जो होता है वो माइनस x2 के बराबर हो जाएगा। दैट इज ln 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल गया, ln x1 इज इक्वल टू ln 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, दैट इज ln x1 इज इक्वल टू माइनस x2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ln x1 है, ln x1 की जगह पर माइनस x2 को पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू v1 नॉट पाई प्लस आर टी ln x1 की जगह पर माइनस x2 को पुटअप करेंगे, और ये 0 के तरफ जो है इसको रीअरेंज करेंगे। दैट इज माइनस v1 नॉट पाई इज इक्वल टू माइनस आर टी x2। ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, वी विल गेट v1 नॉट पाई इज इक्वल टू आर टी x2। ठीक है, आर टी x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड ये कितना, और इसका और x2 को जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा n2 बाई n1 प्लस n2। ठीक है, इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज आर टी n2 बाई n1। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ n2 इज मच मोर स्मॉलर सो दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर। इसलिए हम लोग जो है ये बहुत छोटा वैल्यू है, इसलिए इसको हम लोग डिनोमिनेटर में
नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा दैट इज V1 नॉट पाई इज इक्वल टू RT N2 बाई N1 आता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या देखते हैं कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 V1, ठीक है, N1 V1 नॉट प्लस N2 V2 नॉट इज इक्वल टू V, और ये जो V है ये V हमारा क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये ध्यान रखना कि ये जो N1 है, ये N1 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, एंड N2 जो है ये वाला N2, ये N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर वॉल्यूम प्लस नंबर ऑफ मोल्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंपोनेंट 2 दैट इज इट्स मोलर वॉल्यूम। तो इसको अगर हम लोग टोटल एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। मगर जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उस केस में क्या होता है कि सॉल्यूट का जो वैल्यू होता है, मतलब वॉल्यूम होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये वाला टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं N1 V1 नॉट प्लस N2 V2 नॉट इज इक्विवेलेंट टू V, और नहीं इज इक्वल टू V एंड इज इक्विवेलेंट टू N1 V1 नॉट। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला टर्म हमारा पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर इसको N1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये N1 को इधर लेकर के आएंगे तो ये जो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू N1 V1 नॉट इज इक्वल टू RT N2। ठीक है, अब N1 V1 नॉट जो है इज इक्विवेलेंट टू टोटल वॉल्यूम आ रहा है। तो ये वाले पार्ट की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हाँ पाई मैंने छोड़ दिया था, पाई मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तब ये वाले पार्ट की जगह पर हम लोग कैपिटल V लिखेंगे। कैपिटल V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया हमारा, एंड इट इज इक्वल टू RT N2। फर्दर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे पाई V इज इक्वल टू N2RT। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया, और ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है आपको, PV इक्वल टू NRT के एनालॉग दिख रहा है, मतलब PV इक्वल टू NRT के जैसा हमारे पास ये भी इक्वेशन आता है, दैट इज पाई V इक्वल टू N2RT। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर यही जो हमारा इक्वेशन है यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन है, दैट इज पाई V इज इक्वल टू N2RT। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।